चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो कण का वृत्तीय पथ के आधे चक्कर के बाद विस्थापन क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है आपका। तो कह रहे कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में इन सर्कल की तरह है। तो इस तरीके से आपके पास है। तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो देखिए ध्यान से आगे कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आफ्टर हाफ अ सर्कल। तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा जब यह आधा सर्कल चलेगा। नहीं तो देखिए ध्यान से मान लीजिए यह पॉइंट ए था। नहीं अब इसका ये क्या होगा, सेंटर होगा। अब आधा अगर चक्कर चलना है, आधा अगर हाफ साइकिल चलना है तो बताइए कितना चलेगा। अगर हाफ साइकिल इसको चलाना है तो बताइए ए से चलते बताइए यहाँ पर तो हाफ साइकिल होगा, मतलब जस्ट इसके क्या अपोजिट इसको पॉइंट मान लेते हैं बी। अब बताइए इसका रेडियस कितना है, आर है। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि रेडियस कितना है, आर है। तो रेडियस कितना है बच्चों, आर। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। तो इसका विस्थापन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो बताइए इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, और बताइए फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। अगर इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट कितना है, बी है, तो बताइए ए से कहां गया है, बी तक गया। तो बताइए ए से अगर बी तक गया है तो यही तो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बताइए यह सेंटर है तो बी रेडियस कितना होगा, आर होगा, और यहाँ पे ये रेडियस कितना होगा, आर होगा। तो ए से बी का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो बताइए ए से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा, आप देखिए पहला ऑप्शन लिखा है 0, सेकंड ऑप्शन लिखा है 5r और थर्ड ऑप्शन है 2r। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका थर्ड जो ऑप्शन है 2r। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2r आ चुकी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, if the displacement of an object is proportional to the square of the time। तो कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब जो विस्थापन है वह टाइम की स्क्वायर की क्या है, प्रोपोर्शन में है, मतलब समानुपाती है। तो कह रहा है then ऑब्जेक्ट मूव्स विथ। तो कह रहे हैं अगर ऐसी प्रॉपर्टी अगर ये रख रहा है तो बताइए ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। और यहाँ पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर s इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करना है तो अब एक प्रोपोर्शन जब घटता है तो आपको पता है कोई कांस्टेंट आता है, तो s इक्वल टू क्या आएगा, k t स्क्वायर। s इक्वल टू कितना मिलेगा, k t स्क्वायर। अच्छा अगर हम t इक्वल टू 1 सेकंड पर अगर देखना चाहे, t इक्वल टू 1 सेकंड तक, बताइए s1 कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो बताइए k मिलेगा। अगर s2 देखना चाहे मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो s2 कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो बताइए कितना मिलेगा, 4k मिलेगा। एक ऐसे ही देखना चाहे S3, तो बताइए कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको S3 की वैल्यू मिल जाएगी 9 की, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 की। ऐसे अगर S4 देखना चाहे तो t की वैल्यू 4 पर देखेंगे तो बताइए 4 का स्क्वायर 16, तो बताइए कितना आ गया 16 की। यह आपको अलग अलग टाइम पर क्या मिला है, डिस्प्लेसमेंट मिला है, अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मिला है। तो बताइए t इक्वल टू 1 सेकंड पर अगर हम इसका वेलोसिटी देखना चाहे तो बताइए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है k, तो बताइए k बाई में टाइम, k की टाइम की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है k। अब बताइए 2 सेकंड पर अगर देखना चाहें तो बताइए s2 कितना है 4k, ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4k बाई में कितना आपको मिलेगा, 4k बाई में 2, तो बताइए कितना आ गया 2k आ गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से अगला है वेलोसिटी। अब यहाँ पे v3 अगर देखा जाए मतलब तीसरे सेकंड पर, तो तीसरे सेकंड पर देखा जाए तो बताइए 9k और बाई में कितना हो जाएगा 3 सेकंड, तो कितना आंसर आपको मिलेगा 3k। तो इस तरीके से अल्टरनेट आपने देखा कि v4 की वैल्यू अगर यहाँ पे k है, 2k है, 3k है, तो बताइए वैल्यू कितनी होगी 4k होगी। तो वेलोसिटी आपके पास k, 2k, 3k इस तरीके से 4k है। अगर यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन देखा जाए तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर 1 सेकंड में देखा जाए कि पहले सेकंड में सर वेलोसिटी k थी और दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 2k है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखा जाए 1 सेकंड में, ठीक, 1 सेकंड से 2 सेकंड में देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी, तो बताइए 2k माइनस k कितना, k, और k बाई में कितना हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सेलरेशन, तो बताइए 3k माइनस 2k, तो बताइए k और k बाई में कितना 1, क्योंकि टाइम का कितना 1। तो आपने देखा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है।
अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि सर यह हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा जाए तो पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक समान वेग, और दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान त्वरण। अगला ऑप्शन है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगला ऑप्शन है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी तो हमेशा बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो वेलोसिटी ठीक। आगे आपसे कहा गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब आप टाइम के गैप पे देखेंगे बड़ी वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। तो बी इसका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर यहाँ पर v है और यहाँ पर t है, तो देखिए ध्यान से स्लोप क्या होता है। स्लोप अगर आपको कभी पता करना है तो y एक्सिस बाय क्या कर दीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस पर कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेग हो गया, और y में टाइम, तो यहाँ पर v बाई t हो गया। अब v बाई t क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब vt ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब ऑप्शन देखिए ध्यान से, the slope of a velocity time graph gives, पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, द एक्सेलरेशन, द स्पीड। तो तीसरे का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, जहां भी क्या लिखा है एक्सेलरेशन, तो ये आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक इनटू द टू पीसेस ऑफ द इक्वल मास, देन द पार्ट्स विल मूव, ठीक। तो आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल आपके पास था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास इस तरीके से मान लीजिए कोई पार्टिकल्स था, ठीक है ना। इसका मान लेते हैं इसका मास कितना था, 2m था। इसका मास हमने एज्यूम कर लिया कि इसका मास कितना है सर, 2m है। अब बताइए यह पहले क्या है, रेस्ट में है। अगर यह रेस्ट में है तो बताइए इसके पास कोई वेलोसिटी या कोई वेग नहीं है, ठीक। तो इसका वेग क्या है, 0। तो अगर इसका मोमेंटम देखें p इनिशियल, ठीक, p i का मतलब है प्रारंभिक, अगर मोमेंटम देखा जाए p इनिशियल, तो बताइए p इनिशियल कितना होगा, m into v। तो p आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना है, 2m। अब बताइए वेलोसिटी रेस्ट में है, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी, 0, मतलब p इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। अच्छा, अब यह दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अच्छा, इक्वल मासेस में ब्रेक हुआ है, तो इसको मान लेते हैं सर यह m और यह m, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक अगर होगा तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी क्या मिल गई, v डैश मिल गई, अलग अलग वेलोसिटी होगी अगर ब्रेक होगा तो इसकी v और यहाँ पे इसका कितना, v डैश। तो बताइए अगर फाइनल अगर मोमेंटम देखा जाए, p फाइनल मतलब मोमेंटम अगर फाइनल देखा जाए, समय अगर अंतिम देखा जाए मोमेंटम फाइनल, तो बताइए मोमेंटम फाइनल कितने हो जाएगी। तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, और प्लस में कितना, mv डैश। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अब यहाँ बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन की वैल्यू आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करिए यहाँ पर, तो देखिए ये कितना है, 2m इनटू कितना, 0, और इक्वल टू mv और प्लस में कितना, mv डैश। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू mv प्लस में कितना, mv डैश। तो यहाँ पे मास को अगर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या, इसको अगर इधर किया जाएगा तो mv इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस mv डैश। m कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू क्या मिल गया, v डैश। बताइए किसमें, माइनस में। इसका मतलब कि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। मतलब ये जो पार्टिकल जब ब्रेक होंगे, ठीक, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो वो भी v वेलोसिटी से ही, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक। ये माइनस सिंबल आपको बस ये बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वेक्टर में माइनस का काम होता है डायरेक्शन को इंडिकेट करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इन सेम डायरेक्शन। तो बताइए सेम डायरेक्शन तो है नहीं, अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक। आगे कह रहे हैं कि अलोंग डिफरेंट लाइंस, ठीक, अलोंग डिफरेंट लाइंस, ये ऑप्शन और पढ़ते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड। तो देखिए ध्यान से, इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अपोजिट डायरेक्शन है। और बताइए v इक्वल टू क्या है, v डैश, मतलब दोनों की स्पीड क्या है, सेम है बच्चों। तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, v डैश, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ मशीन गन फायर n बुलेट्स पर सेकेंड। देखिए ध्यान से, एक मशीन गन है फायर n बुलेट्स पर सेकेंड ईच ऑफ मास m, इफ द स्पीड ऑफ ईच बुलेट इज u, देन द फोर्स ऑफ रिकॉइल इज। तो देखिए फोर्स ऑफ रिकॉइल क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पे गन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 5, गन है, गन से बुलेट जो ही बाहर निकलता है, गन से बुलेट जो ही बाहर निकलता है, तो क्या होता है कि बुलेट पर गन में फोर्स लगा तो गन में भी फोर्स लगता है, तो जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं रिकॉइल फोर्स, रिकॉइल फोर्स। तो आपसे कह रहा है कि अगर मास m है हर एक बुलेट का, इफ द स्पीड ऑफ ईच बुलेट इज u, देन द फोर्स ऑफ रिकॉइल इज। तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने इसके पहले लगाया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें भी लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। तो पांचवें का ए बी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक, बी ऑप्शन एम एन वी, ठीक, तो एम एन वी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पांचवे का कौन सा हो गया बच्चों, पांचवे का ऑप्शन नंबर पांचवे का ऑप्शन नंबर बी, एम एन वी, तो एम एन वी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ बुलेट ऑफ मास a and velocity v is fired into the block wood of mass c। कह रहे कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, यहाँ पर वुडन ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक, अ बुलेट, ठीक, एक बुलेट है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक, और इसका मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है, एंड वेलोसिटी v, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। आगे कह रहा है फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ मास c, ठीक, तो एक मास c का वुड है, एक लकड़ी का यहाँ पर मास है, तो इसमें इसका मास कितना दे रखा है, c दे रखा है। If loss of any mass and friction be neglected, then velocity of the system must be। तो velocity of the system मतलब a अगर बुलेट अगर इसमें जाएगा, ठीक, तो ट्रैप हो जाएगा इसके अंदर जाकर, अगर इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा तो कह रहा है कि ये जो सिस्टम पूरा होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, अगर बिफोर कोलिजन देखा जाए, बिफोर कोलिजन, तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, कंजर, ठीक, तो बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, बिफोर कोलिजन, ठीक, और आफ्टर कोलिजन अगर देखा जाए तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, मतलब p इनिशियल और p फाइनल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो p इनिशियल देखते हैं कि p इनिशियल की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए ध्यान से, इसका मास कितना है a और इसकी वेलोसिटी कितनी है b, तो b हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ये तो रेस्ट में स्टार्टिंग में, तो बताइए वुडन ब्लॉक है तो c और इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, ये आपका pi हो गया। अच्छा अब इसका pf देखा जाए, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन बताइए ये जो a मास का है ये इसमें क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो बताइए इस सिस्टम का अब टोटल मास कितना हो जाएगा, a प्लस c हो गया। अब a प्लस c हो गया तो बताइए यह v वेलोसिटी से जाएगा। अच्छा इस सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी, इस पार्टिकल इस बुलेट की भी वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रैप हो चुका है। जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए सामने ट्रक जा रही है, बस जा रही है, अगर आप उसमें हैं तो जो बस की वेलोसिटी होती है वही आपकी भी वेलोसिटी होगी, आप उसमें अगर स्टैंड है तब। तो pf की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a प्लस सी। अब देखिए a प्लस सी तो मास है, मास इनटू क्या होता है, मोमेंटम, वेलोसिटी, सभी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बताइए मास a प्लस सी, अब बताइए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो वेलोसिटी आपके पास है v, तो यहाँ पर v ही तुमको निकालना है। अब ये दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल, तो यहाँ पर pi इक्वल टू, ठीक, प्रारंभिक समय इक्वल टू अंतिम समय इक्वल कर दीजिए pf, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा ab और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा a प्लस सी और इनटू कितना v। तो बताइए v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ab बाई a प्लस सी, मतलब वह किस वेलोसिटी से आगे जाएगा, पूरी सिस्टम जो है वुडन ब्लॉक की जो सिस्टम है टोटल, वह ab बाई में a प्लस सी वेलोसिटी से क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। तो ऑप्शन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 ab बाई में a प्लस सी, तो ab बाई में a प्लस सी, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 6 का जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट होगा, ab बाई में a प्लस सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है, तो देख लेते हैं ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक, तो देखिए ध्यान से नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, तो ये बात सही है, ठीक। अगर आपके पास यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली अगर फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, नॉर्मली फोर्स परपेंडिकुलर लंबवत अगर बल लगाते हैं, तो लंबवत बल अगर यहाँ पे लगाते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, तो पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसी का नाम क्या है, प्रेशर है, उसी का नाम क्या है, प्रेशर। तो इसको बोला जाता है प्रेशर। तो P इक्वल टू होता है F बाई में E, ठीक है ना, F बाई में E।
तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। तो सातवें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट। अच्छा आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द थ्रस्ट। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, देखिए नॉर्मल फोर्स अगर बस बोला होता, पर यूनिट एरिया अगर नहीं होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक, तो थ्रस्ट क्या होता है? देखिए थ्रस्ट, तो थ्रस्ट जो फोर्स होता है यह किसी भी सरफेस पर नॉर्मली फोर्स होता है, लेकिन पर यूनिट एरिया नहीं होता। आप कितने भी एरिया में लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो थ्रस्ट जो होता है नॉर्मल फोर्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द डेंसिटी। सीधा सीधा डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक, आगे द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द अब थ्रस्ट। ठीक, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट, ये भी गलत है। अब थ्रस्ट, अच्छा अब थ्रस्ट अगर आपको जानना है तो वो भी देख लीजिए। देखिए थ्रस्ट ऊपर से जब फोर्स अप्लीकेबल होता है तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट, जब नीचे से अप्लीकेबल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। इसी को आप लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल या बायएंसी फोर्स। ठीक है, तो वहां पे तो आपका सातवें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सातवें का ए जो ऑप्शन हो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस, तो आपको पता है कि आप अगर जहां पे स्टैंड है अर्थ के सरफेस पर, वहां पे कितना लगता है जी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन है। The value of g at the height of 1200-800 किलोमीटर will be। ठीक, तो करें कि अगर आपका ये अर्थ है तो अर्थ के सरफेस से आप कितना ऊपर चले जाएं? 12800 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाएं तो बताइए यहाँ पर g डैश अगर इसको मान ले तो यहाँ पर g डैश की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क। ठीक, 12800 किलोमीटर। अच्छा बताइए 6400 किलोमीटर है या 12800 किलोमीटर है, तो 6400 का डबल है क्या? ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6400 का क्या है सर? डबल है। ठीक, तो डबल है तो पता है इसको अगर हमें आर माना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2r। ये 2r हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा टोटल? r। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? 2r। ठीक है, ये 2r हो गया। अब कह रहा है g की वैल्यू सरफेस पर कितनी होती है? 9.8 होती है। तो ऊपर जाएंगे देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता है स्मॉल g और कैपिटल G में जो रिलेशन होता है वो होता है G इक्वल टू जी एम ई बाई में कितना? आर ई स्क्वायर। ठीक है ना, G इक्वल टू जी एम ई बाई में आर ई स्क्वायर। तो G इक्वल टू जी एम ई बाई में आर ई स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर जो रेडियस होता है वह कहाँ से हम लोग लेते हैं? फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो पृथ्वी का केंद्र है जो सेंटर है वहां से हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो अगर इस बार देखा जाए, अगर इसको हम G डैश एज्यूम कर लें तो देखिए ध्यान से जी एम ई, तो मास तो ही रहेगा और जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे आर ई का वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टोटल चलेंगे तो ये कितना है? आर ई, और यहाँ से यहाँ तक कितना? 2r। तो मिलके कितना हो जाएगा? 3re। और बताइए टोटल का क्या होता है? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो जी एम ई बाई में कितना? 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 9। तो यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? आर ई का स्क्वायर। अब अभी आर ई का स्क्वायर बताइए यह वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है क्या? तो बताइए जी की वैल्यू है, तो आपको यहाँ मिल गया जी बाई में कितना? 9। इसका मतलब जी की वैल्यू है 9.8 और किसे डिवाइड करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला 5 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। तो बताइए 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि 9 बन जाए 9 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी। 8वें का कौन सा? बी। तो 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, 1.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है कि 2 bullets P and Q masses 10 gram and 20 gram are moving in the same direction a target with velocity 20 meter per second and 10 meter per second respectively. Which one of the bullets will travel greater distance in the target? तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो आपके पास P और Q बुलेट्स है, तो कह रहा है कि कौन सा ज्यादा पेनिट्रेट करेगा? ठीक, अगर आपके पास कोई टारगेट है, P वाला करेगा, Q वाला करेगा। ठीक, P और Q, तो देखिए यहाँ से P और Q, तो यहाँ पे आपको लगाना है v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस में 2as। नहीं, अब जब यहाँ पर किसी वेलोसिटी से एंट्री करेगा तो देखिए क्या होगा? डीएसेलरेट होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा? -2as।
तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यस। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा 9 का ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ई। 9 का ऑप्शन नंबर ई। तो जो पी पार्टिकल है यह ज्यादा क्या करेगा, ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन द वुडन ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है या जो भी आपका टारगेट है। तो 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, पी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ध्यान से फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल वर्क डन बी मैक्सिमम। कह रहे हैं वर्क डन किसमें मैक्सिमम होगा, निम्नलिखित में से किस दिशा में कार्य अधिकतम होगा यदि सभी दशा में विस्थापन समान हो। आपसे कह रहे हैं विस्थापन क्या है, समान है, और 4 फिगर बनाए, लेकिन हर जगह फोर्स का वैल्यू क्या है, बल का मान क्या है, बल का मान समान है। तो बल और विस्थापन अगर समान है तो देखिए ध्यान से वर्क डन होता है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है F डॉट S। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट है तो W इक्वल टू होता है FS cos थीटा। क्या होता है, FS cos थीटा। तो W इक्वल टू यहाँ पर है FS cos थीटा, तो W इक्वल टू FS cos थीटा यहाँ पर है, तो F डॉट S। अब देखिए ध्यान से F डॉट S इक्वल टू होता है FS cos थीटा। अब देखिए F और S क्या है, दोनों में कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है चारों फिगर में। तो देखिए इस पर वैल्यू डिपेंड करेगा cos थीटा पर। तो देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और cos 90 पर जब जाते हैं आप लोग तो देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। दैट मींस 0 से लेकर 90 डिग्री तक जब आप प्रोसीड करते हैं तो देखिए वैल्यू cos की क्या होती है, घटती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कहाँ पर एंगल 0 है, क्योंकि जहाँ पे एंगल 0 होगा वहीं पर आपको वर्क डन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो देखिए ध्यान से वर्क डन अब कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो अब यहाँ पे पहले फिगर में देखिए 30 डिग्री बना है, 45 डिग्री बना है, 60 डिग्री बना है, और देखिए आगे यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो 0 डिग्री फोर्थ ऑप्शन में ही बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि फोर्स और विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच में एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री, ठीक है। और इसी टाइम पर आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि which of these cannot be placed under the category of the element, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो देखिए पीट, हीरा, चाक और कैडमियम। पीट, डायमंड, चाक और कैडमियम। तो देखिए ध्यान से पीट जो होता है वो आयरन का ही एक टाइप होता है, आयरन का ही एक टाइप होता है, तो वो तो आपका एलिमेंट है। आगे डायमंड, अब देखिए डायमंड जो होता है वो कार्बन से ही बना है, एक ही टाइप के एलिमेंट्स बना है, तो ये भी आपका एलिमेंट है। अच्छा जो चाक होता है, चाक को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3, तो ये तो एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास कंपाउंड है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो चाक लिखा हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछे कौन सा तत्व नहीं है, तो तत्व ही नहीं है, बाकी 3 क्या है, तत्व है, कैडमियम भी आपका तत्व है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अंडर व्हिच कैटेगरी वुड यू प्लेस स्मोक। कह रहा है कि स्मोक को आप किस कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका जो स्मोक होता है, जो धुंध होता है, ठीक, स्मोक बताइए सॉलिड है कि लिक्विड है। तो यहाँ पर जो स्मोक है वो क्या है, आपका सॉलिड होता है, ठीक। अब देखिए स्मोक कहाँ पे डिसॉल्व होता है, एयर में डिसॉल्व होता है, तो ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, तो बताइए ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड है इन गैस, ठीक। तो गैस पहले यहाँ पर होता है, एटमॉस्फेयर में आपके पास क्या है, गैसेस है। अब आप स्मोक करते हैं तो बताइए स्मोक कहाँ पे जाएगा, ठीक, जो लोग स्मोक करते हैं, अब जो धुंध है, ठीक, स्मोक है वो कहाँ जाएगा, ठीक, एयर में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन है सॉलिड का इन द गैस। तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बच्चों, बी। 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट फिजिकल चेंज। करेक्ट इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं होगा, तो दो चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज, एक कौन होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज करेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है, इसका मतलब केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर पहला है डिसॉल्यूशन, अगला है फर्मेंटेशन, अगला है सब्लिमेशन, अगला है कंडेंसेशन। देखिए जैसे विघटन, किण्वन, ऊर्ध्वपातन और आसवन। तो जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक, सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक। ये केमिकल प्रोसेस है। तो अगर फिजिकल चेंज कौन सा नहीं होगा तो सब्लिमेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट लगाएंगे, 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, सी। 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, अब यहाँ पर आपको चीजें पता है तभी आंसर कर सकते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि व्हिच इज करेक्ट
अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक, पहला है सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 14 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो देखिए ग्राम मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, तो ग्राम मोलर वॉल्यूम का मतलब ये है, ग्राम मोलर वॉल्यूम का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि हाउ वाज द पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अबाउट द मासेस ऑफ द एटम्स मॉडिफाइड। तो 16 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 16 का ऑप्शन नंबर 4। अब क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव द डिफरेंट मासेस। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू डिफाइन मोल इन टर्म्स ऑफ द मास। कह रहा है कि हाउ डू यू डिफाइन मोल्स इन टर्म्स ऑफ द मास। तो देखिए ध्यान से, तो अब इसका जो ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट मिलेगा 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैज द वॉल्यूम इक्वल टू द 22,400 ml एट द ESTP। ठीक है ना कंडीशन। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, the smallest particle of the matter which can exist independently is। करेक्ट पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है, तो आपको आंसर पता ही होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 18 का ए। तो 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एन एनायन प्रेजेंट इन द कैडमियम हाइड्राइड। तो देख कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम हाइड्राइड, तो क्वेश्चन नंबर 19 कैल्शियम हाइड्राइड देखिए क्या है। ठीक, तो इसका टेबल हम फार्मूला लिख देते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा इसमें एनायन होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज, कैल्शियम हाइड्राइड Ca क्या है, H2 है। तो ये ब्रेक होगा Ca2 प्लस और 2H माइनस में, तो एनायन क्या, एनायन का मतलब ऋणात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 उसका ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, द एलिमेंट व्हिच कैन फॉर्म गैसेस हैविंग द 2 डिफरेंट एटॉमिसिटी। वह तत्व जो 2 भिन्न परमाणुओं वाले गैसों का निर्माण कर सकता है। तो देखिए ध्यान से, 2 भिन्न परमाणुओं वाले गैसों का निर्माण कर सकता है। तो जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है या NO2 बनाता है। तो देखिए भिन्न क्या कर रहा है, ठीक है ना, गैसेस के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे हैं कि कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज, निम्नलिखित में से रंगहीन लवक का चयन करें। तो देखिए क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो 21 का सी, 21 का क्या हो जाएगा, सी। 21 का कितना, सी, ल्यूकोप्लास्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक। ठीक, तो देखिए दो सेल के टाइप्स में आपने पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक, तो जो प्रोकैरियोटिक है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक, बैक्टीरिया। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 22 का बी, सी, बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, राइबोसोम आर द साइट ऑफ। तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ, राइबोसोम निम्न में से किस प्रक्रिया को पूरा करने का स्थान प्रदान करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, तो राइबोसोम जो होता है, ठीक, वह क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए ध्यान से, सिव ट्यूब्स ऑफ एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन, निम्न में से किसमें चालनी नलिका एवं साथी कोशिका की उपस्थिति पाई जाती है। तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर है जाइलम। ठीक, इसका आंसर क्या है, जाइलम। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे जाइलम। ठीक, जाइलम में फ्लोम होता है, ठीक, जो वाटर और फूड्स मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि द साइज ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस इन द विड्थ ड्यू टू। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर है 25 का ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, डी। ठीक, लेटरल, ठीक, मेरिस्टेम, ठीक, पार्श्व ऊतक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26, जाइलम एंड द फ्लोएम आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। करें कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है एंजियोस्पर्म। ठीक, 27 का कौन सा ऑप्शन, डी। तो 27 का आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, एंजियोस्पर्म। आगे कह रहा है कि which phylum of the animals is called the flatworm। निम्न में से कौन सा फाइलम से चपटे कृमि संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, 28 का थर्ड
प्लेटी हेलमिंथीज थिंग। तो इसका ऑप्शन है 28 का प्लेटी हेलमिंथीज। चलिए 28 के बाद चलते हैं 29 क्वेश्चन देखिए। अब 29 क्वेश्चन क्या है? 29 क्वेश्चन कर रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, ठीक, निम्नलिखित में से कवक का थिंग पोषण किस प्रकार होता है? ठीक, तो देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थिंग बी, 29 का डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज आर फाउंड इन फिलामेंटस? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए। आगे चलिए 31। अब 31 यहाँ पर 31 आपका क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से आ गया है, क्वेश्चन नंबर 31 सी। तो कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ द साइक्लिक ट्रेपेजियम इज ट्रिपल ऑफ द अदर देन द ग्रेटर वन रीजन इज, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब साइक्लिक ट्रेपेजियम है, तो देखिए ध्यान से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स कहाँ पे लाई करते हैं? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पे साइक्लिक क्या है? ट्रेपेजियम है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इसका एक जो एंगल है, अगर यह x है तो इसका अगला एंगल कितना है? 3x है, ठीक है। अगर ये एक x है तो अगला कितना है? 3x है। तो x अगर है तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अगर ये 3x हो गया तो देखिए ध्यान से x और 3x। तो अब यहाँ पर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? 180 डिग्री। तो x + 3x करेंगे कितना हो जाएगा? 4x = कितना? 180। तो x = आपको कितना मिलेगा? 45 डिग्री, ठीक है ना। 45 हो गया। अब x की वैल्यू 45 के कितना होगा? 45 के कितना हो जाएगा आपका? 45 का ट्रिपल करेंगे तो 135। तो ऑप्शन देखिए 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो यहाँ पे 31 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ये इसका सेंटर है कोण, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन है इस तरीके से, और इसका नामकरण भी कर देते हैं, यह ए है यह बी है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? सी है, यह पॉइंट सी हो गया। यह 90 डिग्री है और आपसे एंगल BOC कहा है कि एंगल BOC कितना है? 120 डिग्री है। BOC कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि एंगल ABC कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, आपको पता है क्या है इसका? आर्क है। इस आर्क के द्वारा यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ठीक, और इसी आर्क से जो यहाँ पर इसके सर्कमफेरेंस एंगल बनेगा, ठीक, सर्कमफेरेंस पर जितना एंगल बनेगा उसका क्या होता है? डबल। तो बोले ये कितना है? 90, ये 90, ये 120, तो बताइए मिला के कितना हो जाएगा? 210। तो 90 और 120 आपके पास 210 हो गया। बताइए टोटल एंगल कितना? 360। तो 360 से इसमें घटाएंगे माइनस 0, 6 में से गया 5 और यहाँ पे कितना हो गया? 1, तो 105, 50 हो गया। तो ये एंगल कितना होगा? 150। देखिए ध्यान से, अगर ये 150 है इसका क्या होगा? ये आधा, तो आधा करेंगे 150 का, हाफ कर देंगे 270 250, तो कितना है? 75 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको कौन मिलेगा? एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। तो एंगल ABC, तो एंगल ABC 75 डिग्री का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नहीं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो समविवर्ती कोणों के समविभाजक एक दूसरे को किस कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं? एक समांतर चतुर्भुज है, तो ध्यान से एक समांतर पैरेललोग्राम है आपके पास इस तरीके से, ये आपका पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम में अगर ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक, तो पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है कि इस कंसेक्यूटिव एंगल का सम, जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इसको, अब इन दोनों का 180 होता है, इसको 60 कर ले, इसको कितना कर लेते हैं? 120 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का एंगल का सम कितना है? 180 है। अब करें कि यहाँ से एक एंगल का बाइसेक्टर जा रहा है और यहाँ से भी एंगल का बाइसेक्टर जा रहा है, इसे दोनों जा रहे हैं, तो करें बताइए ये एंगल कितना बनना चाहिए? तो देखिए अगर ये टोटल 60 एंगल का बाइसेक्टर जा रहा है कितना होगा? 30 होगा। अगर ये 120 एंगल का बाइसेक्टर जा रहा है तो कितना होगा? 60 होगा। अब 60 30 90, तो बताइए ट्रायंगल की तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो बताइए ये 60 30 90 हो गया, तो बताइए बच्चों कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया? 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। अब ऑप्शन देखिए ध्यान से, तो 33 का ऑप्शन आपको मिलेगा डी, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 34 को कैसे बनाया जाए? क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 है अंडर रूट में 7 + 4 रूट में 3 और आगे है प्लस में अंडर रूट 7 - 4 रूट में 3।
तो अगर इसको देखा जाए अंडर रूट में यहाँ पे कितना है 7 + 4 √3। तो आपको पता है कि a + b का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना मिलता है a² + b² और प्लस में कितना 2ab। तो अगर इसको स्क्वायर रूट से अगर बाहर लाना है तो हम कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तभी हमको क्या मिलेगा, ये अंडर रूट से बाहर या कर्ली से बाहर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2ab है, इसका मतलब 2 होगा, तो यहाँ पे अगला a और b होगा। तो यहाँ पे 7 है तो प्लस में इसको 2 × 2 × कितना लिख दें, √3 लिख दें। अब ये a इसको मान ले, अगर इसको b मान ले तो a² b² करें, देखिए 7 मिलता है, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, 4 3 9 7। इसका मतलब आपको यहाँ पे मिल चुका है कि इसको हम बना सकते हैं सर 2 का स्क्वायर प्लस में कितना √3 का स्क्वायर और प्लस में 2 × 2 और इंटू कितना √3। देखिए ध्यान से a² + b² + 2ab बन गया। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है 2 + √3 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए अगर यह वैल्यू 2 + √3 का होल स्क्वायर है तो बताइए क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो बताइए कितना होगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म। तो बताइए आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 + √3 में कितना ऐड करना है, तो यही ऐड करना है 2 - √3। तो यहाँ पे 2 - √3 ये चला गया, ये चला गया। तो बताइए 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ का आंसर कितना आ गया 6। तो यहाँ का आंसर आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब इसका ऑप्शन देखिए 34 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35, एक त्रिभुज की माध्यिका इसे दो भागों में विभाजित करती है। द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2। ठीक, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल है, ठीक। अब कोई ट्रायंगल मान लीजिए हमारे पास ABC है, नहीं मान लेते हैं कि सर हमारे पास कोई ट्रायंगल क्या है ABC है। इस तरीके से देखिए ध्यान से एक ट्रायंगल है हमारे पास AB और C। तो ABC ये ट्रायंगल आपके पास है। अगर ये ABC ट्रायंगल आपके पास है तो मेरे इसका मीडियन ड्रॉ करिए माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सामने वाली साइड को अपोजिट साइड को क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसको मान लेते हैं पॉइंट क्या है D है। तो करेंगे इन दोनों त्रिभुज के बारे में, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाला जाए, तो देखते हैं क्या कंक्लूजन आपको मिलेगा। तब यहाँ पर अगर इन दोनों ट्रायंगल का हम क्या देखें, एरिया देखें, तो एरिया अगर हम देखें एरिया किसका, ट्रायंगल AB और D का। तो ABD का तो देखिए हमसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर कोई एक ही लाइन होगी। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक, तो यह आपका मीडियन हो गया, यह आपका मीडियन है। अब परपेंडिकुलर जो यहाँ से आएगा तो परपेंडिकुलर कोई एक ही होगा, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं हाइट कितनी है, h है। तो अगर ABD का अगर एरिया देखा जाए कि ABD का एरिया कितना होगा, तो बताइए ABD का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस की वैल्यू कितनी है BD। अब बताइए हाफ बेस इनटू कितना हाइट की वैल्यू h होगी, ठीक है। अच्छा ये BD होगी। अब एरिया अगर हम दूसरे बगल वाले ट्रायंगल का देखें तो बताइए ट्रायंगल क्या है ADC। तो ADC है आपके पास ट्रायंगल ADC। अगर इसका एरिया देखा जाए तो हाफ बेस, अब बताइए बेस का वैल्यू कितना CD, इसका ये CD। अब बताइए CD इनटू कितना हाइट, तो बताइए हाइट नहीं है वर्टेक्स से आया है तो हाइट कितना h। अब बताइए BD और CD आपस में इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मीडियन आया है तो बताइए इसको और इसको क्या किया होगा, बाइसेक्ट किया होगा। तो दैट मींस दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो बताइए यह भी इक्वल है, इन वाले दोनों सेम हो गए क्या है, तो दोनों का एरिया सेम हो गया। इसका मतलब मीडियन जो होता है दोनों को इक्वल एरिया में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और ऑप्शन पे आते हैं ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो 35 का ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे, ट्रायंगल ऑफ द इक्वल एरिया। ठीक, समान क्षेत्रफल के त्रिभुज बन जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, तो देखिए ध्यान से अगला है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द फिगर obtained by the joining the midpoints of the adjacent side of a rectangle side 10 cm and 6 cm is। तो आपके पास एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, एक जिसका लेंथ आपको दे रखा है 10 cm। तो ये 10 cm और क्या है 6 cm, 10 cm और 6 cm। अब कह रहे हैं कि अगर यह आपका रेक्टेंगल ABCD, इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब AB का मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट और यहाँ पर BD का मिड पॉइंट है। अगर इन सभी मिड पॉइंट को आपस में हम मिला दें इस तरीके से, हम मिला दें, करेक्ट, यह जो क्वाड्रेंटल बनके तैयार होगा ये कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ से अगर ये मिड पॉइंट की टोटल लेंथ कितनी थी 10, तो बताइए यह कितना होगा बच्चों 5। तो बताइए ये भी कितना होगा 3, क्योंकि टोटल 6 है, तो बताइए कितना होगा 3। अब बताइए एरिया आपका कितना हो जाएगा 5 AB 3, ये आपका कितना 5 AB 3, ये 5 और ये कितना 3। तो बताइए
यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 90 ड्यू टू द रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसका भी कितना हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस कितना, रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक, इसका भी कितना हो जाएगा, रूट में 5 स्क्वायर प्लस कितना, रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक, और इसका भी आपका कितना हो जाएगा, रूट में 5 स्क्वायर और प्लस कितना 3 स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से सभी वैल्यू आपस में इक्वल हैं, तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। दो ही का चांस है, तो देखते हैं। अच्छा, दो ही का चांस है। अच्छा, एरिया भी यहाँ पर दिया है कि कितना कितना एरिया होगा, तो भाई टोटल एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया अगर हम लिखें तो रेक्टेंगल का एरिया आपको कितना मिलेगा, 10 × 60 हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 60, तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास है 60। अब देखिए जैसे आपको इसका एरिया चाहिए, इसका, तो बताइए यहाँ में क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, बताइए बेस कितना है 5 और हाइट 3। अब देखिए कितने ऐसे ट्रायंगल हैं, 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करते 2 2 कितना हो गया 4, अब अगर 2 2 3 जा और यहाँ पे 6 5 जा कितना हो गया 30, तो यहाँ पे कितना मिल गया 30। तो यहाँ पर 30 आपके पास इसका एरिया आ गया, ठीक किनारे का। तो बताइए 60 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो बताइए इसका कितना एरिया आ जाएगा 30। तो ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल, सीधा गलत। स्क्वायर ऑफ 25, ये भी सीधा गलत क्योंकि 30 है। ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 30, गलत। नहीं, आगे है रोम्बस ऑफ एरिया, तो इसका ऑप्शन नंबर 36 का जो ऑप्शन नंबर है डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रोम्बस समचतुर्भुज होगा, ठीक है, क्या होगा समचतुर्भुज। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, समचतुर्भुज आपका करेक्ट हो जाएगा, तो समचतुर्भुज। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है द मीन ऑफ द 50 नंबर इज 27 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक, देन द मीन ऑफ द न्यू नंबर। तो देखिए ध्यान से 15 नंबर का मीन कितना आएगा 27, तो मीन अगर 27 है, ठीक, कितना मीन है 27, तो आपसे पूछा है कि इस नंबर में मल्टीप्लाई बाय 4 द मीन ऑफ न्यू नंबर। तो हर एक नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी कितने मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 से 4 मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। 4 से 28 हो गया, ये कितना गया 2 4 2 8 कितना हो गया 10, ठीक है। तो 108 ऑप्शन देखिए 108, तो 37 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है द मीन ऑफ द सेट ऑफ द नंबर इज x बार। तो x बार आपके पास मीन है। कह रहा है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय द लैम्डा देन मीन ऑफ द न्यू सेट। अगर हर एक नंबर को लैम्डा टाइम्स अगर इंक्रीज करता है तो आपका जो मीन है वो भी लैम्डा का हो जाता है लैम्डा। बस याद रखिएगा कि जो हर एक टर्म में जोड़ा जाएगा वही मीन में भी जोड़ दीजिएगा, हर एक टर्म में घटाया जाएगा वही मीन में भी घटा दीजिएगा, हर टर्म में मल्टीप्लाई किया जाएगा वही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा वही डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका मीन हमेशा ऐसे मिलता रहता है। तो 4 प्रॉपर्टी आपने टोटल पढ़ी होगी, प्लस का, माइनस और इनटू और डिवीजन से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, 38 का बी x बार प्लस में लैम्डा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है x² + 1 बाई में कितना, x² + 1 बाई x² = 11। तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पर आपके पास x + 1 बाई x = कितना 11। तो x + 1 बाई x = कितना है 11। तो आपसे पूछा कि x की पावर 4 प्लस में 1 पावर x की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से अब यहाँ से अब यहाँ पहुँचना है, इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे a² प्लस में कितना b² और प्लस में 2ab, तो 2 * दिस * दिस कट जाएगा। फिर चलो अब 11 का स्क्वायर कितना है 121, 121 और यहाँ पर x² + 1 / x² = कितना मिल जाएगा 121 में से 2 माइनस कर दी तो 1 1 कितना हो गया 9। अब ये आपके पास ये है, अब यदि पावर 4 जाना फिर से स्क्वायर कर दी तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1 पावर कितना x की पावर 4 और प्लस में 2 भी करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा तब यहाँ पर आपको कितना मिलेगा x की पावर 4 प्लस तो यहाँ मिलेगा 1 1 9 का होल स्क्वायर और माइनस में कितना 2। अच्छा 9 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, इकाई वाला कितना आएगा, ठीक 1 आएगा। अब 1 में से कितना माइनस करना है 2, 1 में से 2 माइनस करना है तो बताइए बरो करेगा कितना हो जाएगा 11 11 में 2 के कितना 9। तो ऑप्शन देखिए चारों ऑप्शन में 9 कहाँ है, तो देखिए वैसे पहले ऑप्शन में लास्ट में 9 है, उसके बाद 5 है, फिर 1 है, फिर 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया करेक्ट हो गया 39 का फर्स्ट। तो 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये क्या हो गया करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है a right circular cone is cut off at the middle of its height and the parallel to the base. If so, form volume of the smaller cone is A
एंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट बी देन। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 40, अ राइट सर्कुलर कोन इज कट ऑफ एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट एंड द पैरेलल टू द बेस। तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कुलर कोन है इस तरीके से, इस तरीके से सर्कुलर कोन है। अब कह रहे हैं इसकी हाइट मान लीजिए 2h की, इसको आधे से कट कर दिया गया, इस तरीके से ऊपर एक सर्कल बनेगा। अच्छा ये जो बनेगा इसको बोलते हैं फ्रस्टम, ठीक है ना, ये आपका फ्रस्टम हो गया, ठीक है। अच्छा फ्रस्टम का वॉल्यूम जो होता है, अब कह रहे हैं कि इसको नाम उसने ए पार्ट दिया और इसको नाम बी पार्ट दिया। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई, ठीक है ना, पाई r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर इन और प्लस में r1 इंटू r2 और इंटू में कितना h। और आपको अब देखिए से अगर ये टोटल 2h था तो बताइए अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा h। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना, क्योंकि हाफ से डिवाइड किया गया, कट किया गया, तो h हो गया, ठीक है, h आपके पास है। अच्छा इसका रेडियस, ठीक मान लेते हैं यहाँ पर रेडियस कितना है 2r है। तो देखिए से यह ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर ये 2r है तो बताइए टोटल का अगर 2 यूनिट है तो आधे का 1 यूनिट है, एक इसका मतलब 1:2 में है। तो अगर ये 2r है तो बताइए कितना होगा, r होगा। तो अगर हम BA का लिखें तो बताइए कौन शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर बताइए r की वैल्यू r ही है, r स्क्वायर h की वैल्यू h है, तो आपके पास होगा BA। अच्छा अगर B निकाला जाए तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर, तो बताइए r1 स्क्वायर तो r है और r2 क्या है 2r है, तो r स्क्वायर बताइए 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर और प्लस में r1 * r2 तो r * 2r करेंगे कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा इनटू कितना हो गया h। तो VB = 1/3 पाई, ये आपको मिल गया। तो 1/3 पाई r स्क्वायर 4r स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो 4 तो कितना हो गया 6 6 कितना हो गया 7, तो आपको मिल गया 7r स्क्वायर और इनटू में कितना h। तो VB = 7r स्क्वायर इनटू h। अब देखिए ध्यान से VB अगर देखा जाए VB तो बताइए 7 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर, ये चाहे पाई r स्क्वायर, बताइए ये आपका VA है क्या। तो इसका मतलब VB = आपको कितना मिल गया 7 टाइम्स ऑफ VA। अब देखिए ये ऑप्शन में है कि नहीं, अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब BB की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी BA से, ठीक क्या होगी ग्रेटर। तो ऑप्शन में देखा जाए तो देखिए ध्यान से 7 तो कहीं नहीं है, इसका मतलब BB की वैल्यू क्या होगी BA से ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे लिखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट इन द बेस इज रिमूव्ड, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज। तो कह कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से रिंग तो बना लेते हैं। आपके पास एक ऐसे सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये आपको दे रखा है। अब आपसे कहा कि 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर है। और आगे आपसे कह रहा है ठोस बेलन से समान आधार और समान ऊंचाई वाले शंकु को काट दिया जाए तो शेष भाग का आयतन होगा। तो शेष भाग आपसे पूछा है, तो देख लिया यहाँ इसका सेंटर है, आपको ऐसे एक क्या बनाना है कोन बनाना है, ऐसे कोन बनाना है। और ये कोन बनाने की हाइट वही रहेगी, रेडियस वही रहेगी। तो बताइए आपको इसका बताना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इसका कितना होगा। तो आप क्या करेंगे सिलेंडर के बारे में उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए पाई सिलेंडर का वैल्यू क्या होता है पाई r स्क्वायर इनटू h, पाई r स्क्वायर इनटू h। अब देखिए माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h, क्योंकि r और h दोनों का सेम होगा, ठीक। तो ऐसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 1 - 1/3 तो कितना आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे कितना पाई r स्क्वायर इनटू कितना है पुट कर दीजिए। तो 2/3 और यहाँ पर पाई के लिए कुछ नहीं बोला है तो आपको 2/7 लगेगा। r स्क्वायर r की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इनटू कितना हो गया 7। अब बताइए हाइट कितनी है 50, यहाँ पे हाइट कितनी होगी 50, 7 7 से चला गया, 3 5 से कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए जो बचा है
अब यहाँ पे आपके पास हो गया 2 इंटू कितना 22 और कितना बचा आपके पास 7 और इंटू कितना 5, ठीक है आपके पास है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 22 है, तो अब यहाँ पे 2 22 में कितना हो जाएगा 44 और इंटू कितना 7 बजे कितना हो जाएगा 35, तो 44 और कितना हो गया 35 हो गया। 44 और 35 है तो इसको हम क्या 4 इंटू 11 इंटू 35 लिख सकते हैं, ये लेक्चर कर लेते हैं। अब ये 35 का 4 गुना कितना होगा, 35 का 2 गुना 70, 70 रुपये 140, तो 140 इंटू कितना हो गया 11, अब 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 से करेंगे तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1540। अब ऑप्शन देखिए 1540 कहाँ पे है, तो 41 का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 41 का फर्स्ट ऑप्शन। तो 41 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर है, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतन का अनुपात होगा। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस इन द सेम हाइट। तो बताइए सेम बेस में वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, पहले सिलेंडर है, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक, तो बताइए इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपको पता है इसका 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक, पाई भी चला गया तो 1 रेशियो कितना आ गया 1/3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 कितना आ जाएगा 1, तो 3:1 हो जाएगा। तो 42 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 43। क्वेश्चन नंबर 43 का है, a semicircular sheet of the metal of the diameter 28 cm is bent to the form an open conical cup. The capsule of the cup is 28 cm व्यास की धातु की एक अर्ध गोलाकार चादर को खुले शंकुआकार कप में बदल दिया जाता है, तो कप का आयतन होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम का कांसेप्ट है, वॉल्यूम आप इक्वल करेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसका साइड क्या रहा होगा, ए रहा होगा। अब कह रहे हैं कि क्यूब का जो साइड है उसको क्या कह रहा है ट्रिपल कर दिया गया, तो ट्रिपल कितना हो गया 3 हो गया, तो वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा, तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है इसको v2 कर लेते हैं, इसको v1 कर लेते हैं, तो 3a का क्यूब करेंगे, 3a का क्या क्यूब, तो 3a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, तो 27 a क्यूब। अब देखिए पहले a क्यूब था 27 a क्यूब हो गया, कितना बढ़ गया 26 a क्यूब बढ़ गया। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक, ऑप्शन कर रहा है कि 3 टाइम्स 9 टाइम्स 6 टाइम्स 27 टाइम्स। तो बोले टाइम्स अगर पूछ रहे कितने टाइम्स हो गया, तो स्टार्टिंग में कितना टाइम्स हो गया 27 टाइम्स हो गया, नहीं ये 27 टाइम्स है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है, द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू, अब आपका ग्राफ क्या है y इक्वल टू 2 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे अगला ग्राफ है y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर are down on the same set of the axis then, अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको बता देते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से, बताइए y का पावर 1 और x का पावर कितना 2, और देखिए इसका पावर कम है 1 का और इसका पावर क्या है ज़्यादा, और नेचर में जिसका पावर कम होता है वो ज़्यादा पावर से क्या होता है पिटता रहता है, तो ज़्यादा पावर से अगर पिटता रहता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो y देखिए पॉजिटिव है, ठीक, अगर पॉजिटिव है तो y होते आपका y है x, तो y पॉजिटिव है तो y वाले को आप लिख लीजिए इस तरीके से, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए y इक्वल टू क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे पास करता है, 2 ऐड हो गया तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे यह हो गया आपका y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए माइनस एक्स स्क्वायर मतलब y का पावर कम है, मतलब y वाला गिरेगा लेकिन माइनस है, तो माइनस वाले घेर लीजिए y जो माइनस है, तो y माइनस नीचे होता है, इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों ग्राफ को देखिए जैसे कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो 45 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 46, if the radius and the height of the cone both are the increased by the 10%, then the volume of the cone is increased by 10। तो अब कितने से इंक्रीज करेगा वो देख लेंगे यहाँ से, हो गया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 46।
46। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि इफ द रेडियस एंड द हाइट इन, तो बताइए तो वॉल्यूम उसका कितना है, 1 क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू कितना h, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर इनटू h, तो अब देखते हैं कितना इंक्रीज होगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पर 10% रेडियस को बढ़ा रहा है और 10% इसको हाइट को भी बढ़ा रहा है, रेडियस को भी 10%, को भी 10%, ठीक है। तो देखिए क्या से अब यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज है वो निकलता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई कितना 100 से परसेंटेज इंक्रीज इन इससे। तो बताइए 10 प्लस में कितना 10 और प्लस में यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा और बाई में कितना 100 होता है, ठीक 100 ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कितना मिल गया 21% मिल गया, तो 21% आ गया। अगर इन दोनों से कितना 21% ले रहे हैं, यहाँ पे r स्क्वायर में तो एक और बचेगा 10%, इन तो अब इन दोनों का निकाल लीजिए। तो 21 प्लस में एक फार्मूला फिर लगेगा 21 प्लस 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 × कितना 10 और बाई में कितना 100। अब ये कितना हो जाएगा 21 10 3 31 हो गया और यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया और प्लस में कितना मिलेगा 2.1। तो 31 तो कितना हो गया 33 तो 33.1%। तो यहाँ पर ऑप्शन 46 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं 46 का ऑप्शन नंबर आपका 33.1%, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इसका ऑप्शन हम लिख लेंगे आप लोग, ठीक 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर रेशियो इन द 5:3, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो बताइए क्या है, सिलेंडर है, तो अगर सिलेंडर है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 तो क्वेश्चन नंबर 48 तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 48। मिस्टेक हो रहा है तो अभी को देखते हैं, हम तो बोलते चले गए। कितना देर कर रहा है सर, वैसे 30 क्वेश्चन आ रहे सर, कहाँ तक रिकॉर्ड चाहिए सर, लाइट वो बंद है ना मैं सर आपको लाइट ऑफ दिखा कोई बात नहीं, इतना करिए, ये नहीं करना पड़ेगा मेरे को, कोई दिक्कत उतना चल देखा बात तुरंत तो बहुत दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल लगेगा हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3
तो यहाँ पर एक सिलेंडर है आपके पास, ये सिलेंडर हो गया और एक सिलेंडर और है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के रेडियस का जो रेशियो है R1:R2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2:3। तो यहाँ पर 2 कितना है 3 है। उसके बाद कह रहा है कि द हाइट आर इन द रेशियो, तो यहाँ पर हाइट का भी रेशियो दिया है H1 कितना H2 और ये आपके पास है 5 कितना 3। तो यह आपके पास है 5:3। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा V1 कितना V2। तो बताइए V1 कितना होता है पाई R1² इंटू H1 और रेशियो कितना हो जाएगा पाई R2² इंटू H2। अगर पुट कर दीजिए बताइए पाई पाई खत्म, ठीक है ना, पाई पाई क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब R1² H1 और R2² कितना H2। अच्छा अभी कुछ टेक्निकल इशू हो गया था उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 48 से ध्यान से, तो R1² इंटू H बताइए R1 का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा अब यहाँ पे H1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो H1 का वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और रेशियो R2² देखिए R2 का वैल्यू कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और H2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, तो कितना मिल गया 20 और कितना मिल गया 27। तो यहाँ पर 20:27। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से 48 का बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, 48 का बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 तो देखिए कर रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर टू इक्वल एंगल देन द ट्रायंगल इज, तो देखिए इसका आंसर है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको एक कोई एक्स मानना है, ऐसे करते जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा करके लगाएंगे सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 तो क्वेश्चन नंबर 50 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, तो 3 के पावर x माइनस y इक्वल टू आपको कितना दिया है 27। उसके बाद 3 के पावर x प्लस y और इक्वल टू आपको कितना दिया है 243। तो 243 है ना, ये दोनों वैल्यू है आपके पास। तो 3 के पावर x माइनस y इक्वल टू 27 और 3 के पावर x प्लस y इक्वल टू कितना 243। तो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए आंसर 3 के पावर x माइनस y है, तो इसको 3 के पावर कितना लिखेंगे 3। अच्छा इसको कितना लिखेंगे 3 के पावर, देखिए 3 के पावर 5 करेंगे, तो 3 के पावर 5 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 इंटू कितना 3, 3 3 का 9 और 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। एक बार और करेंगे तो 81 इंटू आपके पास 3 निकल के नोट चौबीस बजे 243 निकल मतलब 3 के पावर 5। तो देखिए यहाँ पर बेस और यह बेस सेम है, तो बताइए इंडिसेस भी आपस में क्या होंगी सेम होंगी, तो सेम कर दीजिए। तो x माइनस y इक्वल टू कितना 3, ऐसे बेस यहाँ पर सेम है तो बताइए इंडिसेस भी क्या होंगी सेम। x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 5। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए y खत्म, बताइए 2x इक्वल टू कितना मिल गया 5 3 8, तो बोलिए x इक्वल टू कितना मिल गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 है, ऑप्शन देखिए 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, अब क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है ना, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ठीक, ये सब क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 51 से देखा जाए तो यहाँ पर है पहला 5, उसके बाद है 8, उसके बाद है 14, उसके बाद है 26 के बाद है 26, उसके बाद है 50 और आगे आपसे मिसिंग कर दिया है तो आपको पूछ रहा है बताइए वहाँ पे कौन सा नंबर मिलेगा। तो 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 14 है, 14 के बाद 26 है और कितना है 50 है। तो सोचिए यहाँ पर आपको पैटर्न क्या मिल रहा है। अगर 5 से अगर वो 8 बना रहा है बच्चों, तो बताइए 5 से अगर वो 8 बना रहा है तो बताइए कैसे बन रहा होगा। तो देखिए ध्यान से अगर इसमें अगर देखिए तो 5 3 कितना है 8 है, बताइए इसमें कितना है 8 से 14 है मतलब 6 है। इसमें देखिए ध्यान से इसमें कितना है 12 है। एक आपको पैटर्न यहाँ देखिएगा सर यहाँ पे 3 था, 3 का डबल देखिए 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल कितना 24। अब 24 में ऐड करेंगे 6 4 2 4 1 5 हो गया। अब बताइए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल कितना 48 48। अब देखिए 50 और 48 ऐड करेंगे 50 40 90 कितना आ गया 98। इसका मतलब जो ब्लैंक था वहां पर क्या फिल किया जाएगा 98। तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा 51 का
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 का कौन सा बच्चों, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है 5 9 21 37 इस तरीके से है आपके पास, नहीं तो यहाँ पर है 5 9, आगे है आपका 5 9, फिर आगे है 21, फिर अगला है 21 के बाद 37, फिर अगला है 81 इस तरीके से। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर ब्लैंक है तो इसकी जगह पे कौन सा नंबर भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको अब यहाँ पे पैटर्न देखना कि पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ से 5 से 9, तो यहाँ पे हम कहेंगे 5 से 9, 9 से 21 से चल रहा है। तो अगर हम कहेंगे 5 × 2 कर दीजिए, 5 गुना कितना हो गया 10, और 10 में से एक माइनस कर देंगे 9 आ गया, ठीक। अगर हम कहें कि 9 का भी डबल करेंगे तो कितना हो गया 18, 18 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 21, मतलब यहाँ पर 21 हो गया। आपने देखा कि सर डबल करके पहले यहाँ पे माइनस से किया गया, यहाँ पे प्लस से किया, मतलब ये ऑड नंबर आएगा 1 3 5 ऐसे, तो माइनस है प्लस है तो हम आगे माइनस से कर लेते हैं। तो 5 9 आगे कितना है 21, तो बताइए 21 है, और यहाँ पे आप कितना करेंगे 21 है तो इसका डबल करिए, -1 + 3 तो आगे कितना हो जाएगा -5। अब देखिए इसका डबल करेंगे, 1 दूना कितना हो गया 42, 42 - 5 करेंगे कितना मिलेगा 37, ये कितना हो गया 37 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 37 हो गया। अब आप यहाँ तक 37 तक पहुंच चुके हैं। अब 37 के आगे तो 37 इंटू कितना करेंगे 2, और बताइए ये -5 था तो बताइए अगला कितना हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा 81 का है, आपको ऊपर जाना है तो 81 का क्या करेंगे डबल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर -1 + 3 -5 + 7, तो देखिए अगला क्या होगा -9। 81 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2 कम 2 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये 162 में से कितना माइनस करना है 9, तो 162 में से अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा 160, और यहाँ पे 7 और माइनस कर दिए 153। तो 153 अब ऑप्शन डी कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर डी 153। तो ये आपने इन दोनों क्वेश्चन में क्या किया, आपने इन दोनों क्वेश्चन में पैटर्न ही तो खोज रहे हैं कि पैटर्न क्या है सर, ठीक। जो पैटर्न आपको मिल जाएगा तो सॉल्व करके आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर जो 53 है यह डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक। अशोक उत्तर दिशा में चलता है 30 मीटर ऐसे चलता है, ठीक। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, यदि देल को आर या डीएस के रूप में लिखा जाता है तो कुछ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, देल THN, देल को उसमें क्या लिखा है, दिन को उसमें लिखा है RLDS। तो आपसे पूछ रहा है तो केस को लिखा जा सकता है केस CAS, क्या लिखा है तो THEN, तो देल को अगर RLDS लिखा जाएगा, तो देल ने यहाँ पर इसको RL आपने DS लिखा है। तो देखिए T है यहाँ पर क्या है R है, तो देखिए T का पोजीशन कितना होता है 20, और R का कितना होता है 18, ठीक है। अच्छा H का कितना होता है EFGH, तो 8 होता है, ठीक। और यहाँ पे L का कितना होता है 12 होता है। तो देखिए यहाँ से 20 और यहाँ पे 18, तो यहाँ क्या है माइनस 8 और यहाँ पे 12, ठीक है, प्लस लिखना है, ठीक। तो पैटर्न आप लगा लें। तो T का 20, तो इसका पोजीशन में कितना होता है 20, ठीक। अब यहाँ पे इसका कितना है 8, तो 8 है, E का कितना होता है 5, ठीक। इसका 5 है, इसका B का देखिए ध्यान से, इसका कितना है B का होता है 2, तो यहाँ पे B यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -3 है, ठीक। तो एक पैटर्न यहाँ पे -2 + 4 -3, तो यहाँ पर आपके पास है CAS, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन में है D, तो आपका बाकी आपको जरूरत नहीं, ठीक है। इस तरीके से हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर क्या है 55, क्वेश्चन नंबर 55 कराएंगे कि यहाँ पर इस तरीके लिखा गया C3 उसके बाद 8 12 8 12, उसके बाद 12 के बाद है E4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया D2 हो गया, आपके पास है D2। तो कह रहा है कि A माइनस है 3, A जो साइन है A क्या है जो माइनस है 3, उसके बाद जो आपका A माइनस को डिनोट करता है, और जो C है वह इंटू को डिनोट करता है, जो C है वो किसको डिनोट करता है C आपका यहाँ पे क्या है इंटू को डिनोट करता है, तो C यहाँ पर इंटू है, हो गया।
उसके बाद ई आपका है, ई को अगर देखा जाए तो ई है आपका प्लस, तो ई क्या है प्लस है। अच्छा डी को अगर देखा जाए तो ई आपका है डी डी डी, तो डी आपका दिया है डिवीजन, तो डी आपका दिया है डिवीजन। इस तरीके से आपके पास मिला है। तो सी में अभी यहाँ पर इंटू है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा है क्योंकि अगर यहाँ पे सी है इसके आगे कोई नंबर हुआ तभी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा कर दें 55 में 55। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए 56 में भी क्या है, कोडिंग कोडिंग है एक, इसमें आप कोडिंग कोडिंग कर सकते हैं। एक तो इसका ऑप्शन नंबर 56 का भी करेक्ट हो जाएगा। 57 में देखिए ध्यान से चाचा चाची दादा दादी ससुर सास और भाई बहन, तो इन चारों में करेंगे अलग कौन से, तो 57 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 58 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे साथी का देखिए यहाँ पे अपोजिट सब लगेगा, तो पुराना का प्राचीन, पुराना का नया प्राचीन रहता है, तो ये अपोजिट रहेंगे, तो 58 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 58 के बाद देखते हैं 59। तो देखिए 59 जो क्वेश्चन है यहाँ पे सर्कल इस तरीके से बना हुआ है 59। ये यहाँ का सीरीज का यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो आप क्या करेंगे इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए। अगर इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 5 + 5 + 3 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 3 13 2 कितना हो जाएगा 15, तो आप कितना मिलेगा 15 मिलेगा। अच्छा यहाँ पर 15 मिला है, अब इस 15 में से 12 माइनस कितना मिलेगा, मतलब सभी को ऐड करके कितना माइनस करना 12, ये पता चलता है और लास्ट में आ जाते हैं। तो लास्ट में देखिए क्या है 9 2 11 11 5 16 16 2 18 18 से 12 माइनस कितना आ जाएगा 6, 18 में 12 6, तो 6 आप सीधे कहाँ पर है, क्योंकि मैंने का मिला के रख दिया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से देखिए टेबल बनाया, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा और यहाँ पे 54 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे है आपका 10, यहाँ पे 144 और यहाँ पर है आपका 255 और यहाँ पर है आपका 20। तो देखिए इसका पैटर्न क्या है, 64 और 36 जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल लेंगे इस बार के लिए 10 आएगा, 1 से 44 2 से 55 जोड़ेंगे 4 बनेगा, 4 को जोड़ेंगे 20 आएगा और 16 में जोड़ेंगे 25 25 का होगा 5 हो गया। 7 का आंसर आएगा 5, तो 7 का 5 होगा, तो 7 का यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आगे 61 से 64, ठीक है 61 से 64 आपसे करेंगे असमान पर ज्ञात कीजिए, तो असमान पर ज्ञात करना है एक व्यक्ति के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे 61 देखा है, तो क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 और इसमें हम चार आपका लगेंगे इस तरीके से, यहाँ पर है L J A और यहाँ पे P Q R T और यहाँ पर है S T U और यहाँ पर है X D D P Q R S P U P Q R S P U, मतलब एक क्या है पैटर्न वाइज अल्फाबेट अल्फाबेट रखे गए हैं, ठीक। और यहाँ पर है L J K E, तो इसलिए L J I J K L E, तो J K L देखिए यहाँ पे उल्टा है और यहाँ पे क्या है, तो इसको अगर आप यहाँ पर ABC कर लें, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो 61 में या तो A या तो D आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पैटर्न सही करना होगा तो आपको ही मिलेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 62 63 64 इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 65 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 65, क्वेश्चन नंबर 65 में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाहिने ओर मुंह करके सीधा चलता है, तब वो अपने दाएं ओर मुंह करके सीधा चलता है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है ठीक। तो प्रारंभिक बिंदु से की दिशा में है क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर तो पहला उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये आपका नॉर्थ साउथ और आपका ईस्ट और आपका कौन सा बीच डायरेक्शन। अब कैलाश उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाहिने मुड़कर 25 मीटर सकता है, कर सकता है दाहिने मुड़कर, अगर ऐसे खड़ा है कि नाक की तरफ उसका अगर फेस है तो ये राइट मुड़ेगा तो मेरे राइट ऐसे देख रहे हैं, तो राइट हमारे इधर है, तो राइट मुड़ता है अगर किधर चलता है यहाँ पे खड़ा था, ठीक। अब राइट मुड़कर कितना चलता है, कह रहा है कि 25 मीटर चलता है, हो गया। अब कह रहा है कितना तो अपने दाएं में 25 चल रहा है, राइट इधर होगा राइट इधर होगा, तो अब तब वह अपने दाहिनी ओर
बोलकर 25 मिनट चलता है, दाएं इधर उधर 25 मीटर चलता है, तब वो अपने दाहिने मुड़कर 55 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ेगा तो 55 मिलेगा। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया यहाँ तक, ये 30 है, ये 30 हो गई, 30 हो गई, 55 चलता है, अंत में वो अपने दाहिने ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, ऐसे चलता है तो दाहिने मुड़कर होगा, तो अंत में कितना चलता है 40, तो यहाँ से कितना 25, ये 25 है, तो यहाँ तक तो चलेगा, ये 25 चलेगा, ये 25 हो गया। अब ये पूरा 25 है, तो 25 यहाँ से चल चुका है, 15 और चलेगा, तो 15 और चला, ठीक है, तो 25 15 कितना हो गया 40, तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु अग्रिम दिशा भी आरंभिक बिंदु से पूछा है, जहाँ से पूछा जाए वहाँ प्लस का सिंबल बना लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आरंभिक बिंदु से पूछा गया है, अब ये देखिए कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पर है कोई डायरेक्शन आपके पास है, अब ये क्या होता है ईस्ट और ये क्या होता है साउथ, आगे क्या हो गया साउथ है ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा डी, तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर डी साउथ है ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इसका ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट हो जाएगा। आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 66, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया, इसमें से एक डायग्राम माइनस करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 66 का ए लगा लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 ये आपका क्या है कोडिंग से है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्वेश्चन है, का क्वेश्चन है, इसको कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्लियर करें, पहले ए इज मदर ऑफ बी, ए क्या है माता ने दी थी, अच्छा ए इज मदर ऑफ बी, अगर ए माता ने दी थी तो मतलब बी के बारे में पता नहीं, बी का लड़का भी हो सकता है, भी हो सकती है। आगे करें सी इज द सन ऑफ ए, तो सी जो है सन है, सी पुत्र है, ठीक है, जो फादर मदर है उसको ऊपर बना रहे हैं, जो बेटे हैं उसको नीचे बना रहे हैं। आगे डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई, जो मेल कैंडिडेट है उसको हम ट्रायंगल में और जो फीमेल कैंडिडेट उसको हम सर्कल में दिखा रहे हैं, फीमेल फीमेल को लिखना नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है कि ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो देखिए ई इज डॉटर ए ऑफ बी, डॉटर है ई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द नेम फादर ऑफ बी, अब यहाँ पर बी का भाई कौन, बी जो भाई है ई का, अभी आपका कंट्री है किस तरह से देख लीजिए, अगर ग्रैंड फादर ऑफ डी की, तो डी के फादर भी कौन है, तो डी यहाँ पर डी के यहाँ पर क्या हो गया नहीं, ये मदर हो गया फादर हो गया, अब यहाँ पर ए काम कौन सा मिलेगा ए, तो आपको 68 आपका कौन सा मिलेगा ए मिलेगा, 68 का ए होगा। आगे 69 ए सी ई बी और डी एफ और डी लिखा हुआ है, तो 69 यहाँ पर 69 है ए सी ई और यहाँ पे कितना है जी है, और यहाँ पे डी एफ और यहाँ पे एच और जे, और इस तरीके से डबल कोलन लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्यू एस यू डब्ल्यू, और यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा तो ए है, ए से डी गया है, इसका क्वेश्चन ए से डी गया है, इसका क्वेश्चन एक होता है, 3 ऐड करेंगे डी का क्वेश्चन 4 होता है, तो एक से कितना हो गया 4, अब देखिए यहाँ 3 है, तो ओ पी क्यू का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, 17 में 3 हो गए 20, और देखिए 20 कितना होता है टी आता है, तो चारों ऑप्शन में टी कहाँ पे देंगे, सी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया, और कितना यहाँ पे सी है और सी में यहाँ पे क्या है एफ है, तो सी का क्वेश्चन कितना हो गया टी एफ, इसका भी कितना होता है 6 हो गई, तो 3 इसमें ऐड हो रहा है, तो 3 इसमें भी ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे एस है, एस का होता है 19 पे कितना हो जाएगा 22, ठीक, अब 22, तो 22 के बाद आपको टी बी, तो यहाँ पे डी आता है, तो टी के बाद अगला लेटर कौन आएगा बी, तो टी के बाद बी, तो बताइए 69 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों डी, तो 69 का आपको बी करेक्ट मिलेगा। आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास है, कह रहा है कि शब्दों के असमान जुड़े को छाटिए, टू द ऑड पेयर्स ऑफ द वर्ड, चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है, रशिया का मॉस्को, जापान का सिंगापुर, स्पेन का मैड्रिड, क्योंकि जापान का टोक्यो होता है, यहाँ पे जापान का सिंगापुर दिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
जाएगा, ए अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 का जो 70 है लास्ट क्वेश्चन है, 70 का ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है ना। तो सी जो है वह क्या है, और एयर है, बाकी सब क्या है सारी चीजें हैं। ए जापान का टोक्यो होता है, जापान का सिंगापुर, 70 का। इस तरीके से आपका एक एक्स मूवी स्टूडेंट का ये जो सिविल आपसे डिस्कस